Hello, Inside SSBNs. I welcome you all to another very important and most highly requested session जिसमें हम हमारी अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए पूरी पॉलिटी को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कंसेप्ट्स हम इसी वीडियो के थ्रू फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करना बिकॉज यहाँ से आपके मार्क्स गारंटी होने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चंस दिखे स्क्रीन के ऊपर, पॉज द वीडियो, ट्राई करो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नहीं होता है फिर हम उसके आगे की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement relating to the historic objective resolution which was adopted by the Constituent Assembly is or are correct? सारे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दी है, एक ऑब्जेक्टिव दिया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो किन लाइंस के ऊपर बनेगा। इट वॉज नॉट जस्ट अ रेजोल्यूशन बट अ डिक्लेरेशन। एक प्लेज था कि हम अपने देश को किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इट प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे हमारी फिलोसफी क्या रही है। Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constituent Assembly? So the correct answer is option number C, Sir B.N. Rao. He was the legal advisor. ठीक है, ये लीगल एडवाइजर थे हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली बार मीटिंग की। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस असेंबली का प्रेसिडेंट यूनानिमसली घोषित कर दिया गया। ऑन अगस्त ऑफ 29, 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड, जिनके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी बुलाया जाता है, इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, और ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्ट सबमिट किया गया एंड एट लास्ट 26 नवंबर 1949 को उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया गया, उसको इनैक्ट हमने किया। देन 24 जनवरी 1950 को सबके सिग्नेचर किए गए जो भी असेंबली में प्रेजेंट थे, एंड ऑन फाइनली 26 जनवरी 1950 हमने हमारा पहला रिपब्लिक डे बनाया, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इन्फोर्स कर दिया। 26 जनवरी को क्यों मनाया गया, 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि इसके पीछे एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। आपने लाहौर सेशन के बारे में सुना होगा जो कि आईएनसी ने रखा था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पहला इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया था लाहौर सेशन 1929 में। इस डेट के वजह से हमने अपना जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 को रखा। हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे एंड इन टोटल कुछ 2000 अमेंडमेंट्स इसमें किए गए इसको फाइनलाइज करने से पहले। द पीपल हु ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली बॉडी थी, वो सर बी एन राव जो थे पूरी असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। ठीक है, नॉट ओनली जस्ट दी ड्राफ्टिंग कमेटी बट होल असेंबली। ठीक है, लीगल एडवाइजर लीगल एडवाइस देते थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत बच्चों को अदर मेंबर्स के नाम याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इनके लास्ट नेम पे ध्यान दीजिए, जैसे मुंशी, सादुल्ला, देन अय्यर। अय्यर से ही मिलता जुलता है अयंगर, तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गए। देन एन माधव राव एंड टी कृष्णमाचारी, उसके लिए आप टी वर्ड याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी याद रखा है, आप भी इस तरीके से इसका ध्यान रख सकते हैं। दे वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which one of the following is not characteristic feature of Indian federalism? So the correct answer is option number A. The federating units consented to form a union. जो स्टेट्स थे हमारे, जो हमारे राज्य थे, स्टेट्स ने मिलके इंडिया बनाया। क्या स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट किया था इंडिया बनाने के लिए? नहीं, इसका रिवर्स हुआ था। पहले इंडिया बना, पहले देश बना, फिर हमारे स्टेट्स बने। आपने आर्टिकल 1 सुना होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हेयर यूनियन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारा जो भारत है वो स्टेट्स, जो भारत है उसके अंदर स्टेट्स का यूनियन होगा। स्टेट्स ने यूनाइट होकर इंडिया नहीं बनाया, इंडिया पहले बना तब उसके बाद स्टेट्स का यूनियन बना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो कभी भी इंडिया से अलग होके अपना
अलग से कंट्री या कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, अपनी अलग से सिटीजनशिप वगैरह नहीं इशू कर सकते, जैसा सिस्टम हमें यूएसए में देखने को मिलता है, ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सो ऑप्शन नंबर डी, लिबर्टी इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ही रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ क्वाजी फेडरल नेचर। क्वाजी फेडरल नेचर का मतलब है, क्वाजी वर्ड का मतलब होता है हाफ, और फेडरल का मतलब होता है जब सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करती है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके यूनिटरी फीचर भी हैं और फेडरल फीचर भी हैं। तो जहाँ पे भी आप फेडरल फीचर सुनोगे, आपके दिमाग में हमेशा ये आना चाहिए कि यहाँ पे पावर शेयर हो रही है, ठीक है। और जहाँ पे आप यूनिटरी फीचर सुनने को मिलेंगे, तो यूनिटरी का मतलब होता है वन, यूनिट मीन्स वन, एंड देयर कैन ओनली बी वन पावर, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हाट आर सम ऑफ द फेडरल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाईकैमरलिज्म, इसका मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करेगी, एंड इन टर्न स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के साथ अपनी पावर को शेयर करेंगे। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। नाउ टॉकिंग अबाउट सब यूनिटरी फीचर्स, तो यूनिटरी फीचर्स वो होते हैं जिसमें सारी की सारी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, स्टेट की कोई अपनी सिटीजनशिप नहीं होती, सिर्फ भारत की नागरिकता ही होती है। देन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, सेंटर कैन चेंज द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, अ सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, यूनिटरी इन इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी लगती है चाहे वो नेशनल हो, स्टेट हो या फाइनेंशियल हो, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, इनइक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं ना, तो उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो सीएजी का ऑफिस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉडी ऑफिस है, और स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट्स भी सीएजी के द्वारा ही करवाए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर। सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रल मशीनरी, अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट जजेस, हाईकोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, in consultation with the governor and the chief justice of India. Then flexibility of the constitution, special power and financial dependency of the states. जो भी हमारे states हैं वो टैक्स के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be a feature of totalitarian regime? So the correct answer is option number D, that is the autonomy of civil society. अब आपने सुना होगा कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं जो ऑल ओवर द ग्लोब प्रिवेल करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स? देखते हैं। सबसे पहला होता है टोटलिटेरियनिज्म। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? ये एक तरीके की अथॉरिटेरियनिज्म होती है जिसमें जो गवर्निंग पार्टी है उसके पास कोई लिमिट नहीं होती पावर को एक्सरसाइज करने में, मतलब उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड पावर है। even he can dictate that party or that person can dictate citizens life। आप उनकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो, उनकी फ्रीडम, उनकी हर चीज के साथ आप लोग मतलब खिलवाड़ जो है वो पर्सन कर सकता है। दैट इज यू हैव टोटल अथॉरिटी ओवर योर सिटीजन्स लाइफ्स। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आपने देखा होगा ना, किम जोंग उन के साथ ही होता है, उसी के बारे में पढ़ाया जाता है, उसी के गुणगान किए जाते हैं, हर जगह उन्हीं को देखा जाता है। सो दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। वहाँ पे लोगों के पास कोई फ्री विल नहीं होती। नेक्स्ट इज अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी इज द रूल ऑफ द बेस्ट। रूल ऑफ द बेस्ट का मतलब होता है कि कुछ अगर ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास हाईली एक्सेप्शनल नॉलेज हो, आइदर दे कैन बी बिजनेसमैन, दे कैन बी ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, और या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत एक्सेप्शनल नॉलेज है और उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के कंट्री को रन कर रहे हैं। द गवर्नेंस ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स इज रेफर्ड टू एज अरिस्टोक्रेसी। जैसे मान लीजिए खूब सारे बिजनेसमैन मिलके एक कंट्री को रन कर रहे हैं, तो उसको भी आप अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बोलेंगे। दिस इंडिकेट्स दैट द स्टेट मीन्स कंट्री इज मैनेज्ड बाय अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनली स्किल्ड पर्सन्स। नेक्स्ट आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है दो वर्ड से मिलके बना है। क्रेसी मीन्स पावर एंड ऑटो मीन्स देमसेल्फ।
तो ये एक तरीके की ऐसी पावर होती है जो लोग खुद अज्यूम कर लेते हैं, लोग खुद अज्यूम कर लेते हैं। इनको किसी पॉलिटिकल सिस्टम से पावर नहीं मिलती, दे आर सिंगल फोर्स एंड एक्सक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट पावर। मतलब इनको जो पावर मिली है वो किसी इलेक्शन के थ्रू या लोगों के वोट के थ्रू से नहीं मिली, इन्होंने खुद ही पावर अज्यूम की है। दे कैन बी किंग्स, ठीक है, ये किंग हो सकते हैं, ये डायनेस्टीज हो सकती हैं जो अभी भी कंट्री को रन करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी के कैसे एग्जाम्पल्स हैं? जैसे डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें किसी सिंगल रूलर या ग्रुप ऑफ रूलर्स, यहाँ पे एक पर्सन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं बन सकती, एक पर्सन डिक्टेटर बनता है। सो एक ऐसा पर्सन जिसकी पावर के ऊपर किसी को कोई लिमिट नहीं है, कोई चेक नहीं है, वो कुछ भी अपने देश में कर सकता है, दैट इज डिक्टेटर। वहां पे उसको ना तो हटाया जा सकता है, ना उसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है। एंड मोनार्की क्या होती है? मोनार्की इज डिस्क्राइब्ड एज पावर कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन। मतलब या कोई किंग है, या कोई डायनेस्टी है, या हायरार्कियल सिस्टम चल रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ का बेटा राजा बनेगा, फिर उसके उनका बेटा राजा बनेगा। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में सिंबॉलिक मोनार्की चलती है, मतलब वो सिर्फ नाम के राजा हैं, देश कौन चलाता है? देश वहाँ की गवर्नमेंट ही चलाती है, बस ये लोग नाम के मोनार्की अभी तक अपने आप को एस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक है हमारा देश। द रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रायोरिटाइज द कॉमन गुड एंड कम्युनिटी। रिपब्लिक जो देश होते हैं वो अपने लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जो पावर मिलती है उनको पावर सिटीजन्स से मिलती है। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड होता है उस कंट्री का, दैट हेड इज इलेक्टेड। इलेक्टेड हेड होगा, हायरार्कियल हेड नहीं होगा। मतलब जब आप इलेक्ट करोगे वहाँ के प्रेसिडेंट को या किसी भी हेड को, तो उसके पीछे वोटिंग कराई जाएगी, ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया की रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि हमारा जो हेड है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नेक्स्ट इज एनार्की। एनार्की का मतलब होता है जहां एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे कोई गवर्नेंस है ही नहीं, देर इज अटर केओस। मतलब उस देश में केओस हो चुका है, वायलेंस हो चुकी है, और अब वहाँ कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है? जब वहाँ की कोई लीडरशिप या जो रूलर्स हैं वो रिलीजियस हैं, मतलब वो जो देश है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर, कट्टर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर चलता है। फॉर एग्जाम्पल ईरान। ईरान जो है मुस्लिम कंट्री है, जो उनके लीडर्स हैं वो मुस्लिम रिलीजन को पूरे देश के ऊपर एनफोर्स करके रखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जो पूरे ग्लोब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में अभी भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज और आर करेक्ट? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे प्रियम्बल में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, जी हाँ। और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन पहले प्रियम्बल में नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है। इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल्स आर करेक्टली मैच्ड? कौन कौन से शेड्यूल्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं? सो ओनली वन इज करेक्टली मैच्ड। प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द प्रीफेस। प्रियम्बल होता है हमारा प्रीफेस। जैसे कि आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उस बुक ओपन करने के बाद आपको पता चलता है ना कि इस बुक के अंदर क्या कंटेंट है, या मैं इंडेक्स जब उस बुक का रीड करूंगा तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ, इस बुक के अंदर मुझे ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। सो प्रियम्बल इज ऑल्सो एन इंडेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी फिलोसफीज की बात होती है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है कि इंडिया कंट्री किस तरीके की होगी। इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगी। और वो अपने सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स देगी? वो अपने सिटीजन्स को जस्टिस देगी, इस तरीके का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी देगी, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये कीवर्ड्स में मैं एम्फेसिस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इक्वालिटी दी जाएगी हमें ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। भाईचारा प्रमोट किया जाएगा, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the country, unity and integrity of the nation। और अगर आप ये पढ़ें तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, दैट इज बाय 42nd अमेंडमेंट।
जिसने 3 नए वर्ड्स को ऐड किया था। इसको आप SIS सिस के नाम से याद रख सकते हो, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, सेक्युलर। नाउ अब क्या ये जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो इसके पीछे कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए थे। कौन से केसेस हुए थे? पहला हुआ था द बेरूबरी यूनियन केस इन 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट लेटर दे रिफाइंड देयर जजमेंट इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस, KBC से आप इसको ध्यान रखिए। इस केस में बोला गया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन इन 1995 LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि जो प्रियम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है मतलब हम इसको हटाएंगे नहीं, हम इसको नहीं हटा सकते। बिना प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको प्रियम्बल को एनफोर्स कराना है तो उसके लिए आप क्या कोर्ट जा सकते हो? सो नो, अगर प्रियम्बल एनफोर्स नहीं हो रहा तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। यू डोंट हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट। Now talking about some keywords in the preamble, preamble के कुछ keywords क्या, उनका मीनिंग क्या होता है? सोवरेन का मीनिंग होता है कि जो इंडिया है वो ना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही किसी कंट्री का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब उनका एफिलिएटेड है, कि है तो कंट्री इंडिपेंडेंट बट नाम अभी भी पेरेंट कंट्री का चल रहा है। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनको डोमिनियन स्टेटस जब दिया जाता था तो उसमें ये था कि आप इंडिया को इंडिपेंडेंट रखो बट नाम हमारा चलेगा ब्रिटिशर्स का, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में हम इंटरफेयर करेंगे। तो सोवरेन का मतलब है कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर किसी का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एक आइडियोलॉजी है जिसमें ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होने चाहिए, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहिए। बट हमारे केस में हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, जो हमने MP और MLAs को इलेक्ट किया है, वो जाकर हमारे पब्लिक वेलफेयर की बात, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे। एंड हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का स्टेटस रखा है। मिक्स्ड इकोनॉमी का स्टेटस मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर तो होगा प्लस साथ के साथ उसके प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखेगा सेक्युलरिज्म का। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म का फेवर नहीं करेगा। इंडिया हैज़ नो स्पेसिफिक रिलीजन एंड इट विल फेवर एवरी रिलीजन। अगर वो किसी रिलीजन का फेवर कर रहा है तो सबका डेवलपमेंट करेगा या फिर किसी का साइड नहीं लेगा। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो आप समझ ही गए होंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है क्योंकि पार्लियामेंट है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव है, जो इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स द लोकसभा अपने एक्शंस के लिए। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक एज डिस्कस्ड बिफोर, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड है हमारी कंट्री का ही विल बी इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब उसके लिए वोटिंग करवाई जाएगी, चाहे इनडायरेक्ट वोटिंग हो चाहे डायरेक्ट वोटिंग हो। हमारे इंडिया के केस में ये इनडायरेक्ट वोटिंग होती है बट ये हायरार्कियल नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस जो है वो प्रियम्बल में 3 तरीके का मिलता है, social justice, economic justice and political justice, and they are provided through various provisions of fundamental rights and disputes. Then next is liberty. Liberty means absence of restraints, मतलब जो देश के एक एक इंडिविजुअल नागरिक हैं उनकी प्राइवेसी और उनकी जो भी पर्सनल लाइफ है उसमें कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाया जाएगा, बट एट द सेम टाइम उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनके डेवलपमेंट के लिए और उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। हमें सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात रखी गई है हमारे प्रियम्बल में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। तो पॉज करके सभी क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली आप लोगों ने देना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? वीडियो को अभी पॉज करो और जाके इस क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ कमेंट्स में लिख दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल?
So the correct sequence is option number B, Santhali, Urdu, Konkani and Maithili. Talking about the schedules of Indian Constitution, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 10 शेड्यूल मेंशनड है, ठीक है। 8 शेड्यूल हुआ करते थे, बाद में 4 जो शेड्यूल हैं वो अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं। इसको ट्रिक, इसकी याद रखने की ट्रिक आप सबको पता होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप इस ट्रिक के रिगार्डिंग भी याद रख सकते हो, आप डायरेक्टली भी आपको याद हो सकते हैं। सो शेड्यूल फर्स्ट में आती है हमारे स्टेट्स एंड नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल सेकंड में आता है इमोल्यूमेंट्स, पर्क्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। शेड्यूल थर्ड में आती है ओथ, कौन किसको ओथ दिलाएगा, उस ओथ के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा उस ओथ का, वो सब इसमें लिखा जाता है। शेड्यूल फोर्थ राज्यसभा सीट्स। शेड्यूल फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलावा जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है या शेड्यूल्ड एरिया है, उनका अरेंजमेंट या उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, यहाँ पे जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको शेड्यूल फिफ्थ के थ्रू मैनेज किया जाता है। एंड शेड्यूल सिक्स में आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसको आप AMTM से ध्यान रख सकते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखना मणिपुर इसका पार्ट, शेड्यूल सिक्स का पार्ट नहीं है। देन शेड्यूल सेवेंथ इज द लिस्ट। हमारी 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शेड्यूल एट्थ में आती है हमारी लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल इज लैंड रिफॉर्म्स, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था ये शेड्यूल। शेड्यूल 10th इज द डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन लॉ। ये होता क्या है, जब कोई MP या MLA एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में उलटफेर करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 11th शेड्यूल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत, जिस शेड्यूल से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। एंड इसका नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल नंबर 12, जिससे म्यूनिसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। टॉकिंग अबाउट आवर लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है इसका 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, और जो इसके कुछ रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो 2 हैं, आर्टिकल 344 एंड आर्टिकल 351। 344 पार्ट 1 ये बोलता है कि एक लैंग्वेज कमीशन सेटअप किया जाएगा। कौन सेटअप करेगा, उसको प्रेसिडेंट सेटअप करेगा फॉर अ एक्सपायरी ऑफ 5 years। और 351 में ये बोला गया है कि हिंदी लैंग्वेज को हम स्प्रेड करेंगे और हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑफ दीज लैंग्वेजेस 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड। 14 लैंग्वेजेस जो थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी इसमें ऐड कर दी गई थी। जो अमेंडमेंट है वो आपसे पूछा जाता है, तो सिंधी वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट 1967। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली KMN वॉज एडेड बाय 71st अमेंडमेंट। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली वॉज एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट। और 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। क्लासिकल स्टेटस मतलब ये वो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत टाइम से इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तमिल एंड तेलुगु लिटरेचर पढ़ा होगा संगम एज में। संस्कृत तो ऐसी लैंग्वेज है जो वैदिक एज से चलती आ रही है। बची कौन सी, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। सो दीज आर द 22 लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से मिलके हमारा संविधान हमने बनाया है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, क्योंकि हमने वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस में से बेस्ट प्रोविजंस अपने इसमें ऐड किए हुए हैं। पहला सोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम इसी को फॉलो किया करते थे। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने फेडरल स्कीम्स ली हैं, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से लिए हैं, SPSC, UPSC यहीं से आया है, RBI भी यहीं से आया है। देन USA से हमने क्या क्या लिया है, USA से लिया हमने जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो गवर्नमेंट की कोई भी लॉ अगर वो पास कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो रिव्यू कर सकते हैं उस लॉ को।
या वो खुद के डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकते हैं। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है हमने, इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमने लिया है, एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन होगी मतलब स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट के साथ पावर शेयर तो करेगा, बट सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। देन रेजिडुअल पावर विद द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यूएसएसआर से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस। साउथ अफ्रीका से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है, आर्टिकल 368, और इलेक्शन प्रोसीजर, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा। ब्रिटेन से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति कानून की नज़रों में सेम है, दे आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। फिर लिया हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है राज्यसभा एंड लोकसभा। कैबिनेट सिस्टम होता है जो आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम होती है। दे आर 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, और ये प्रोविजन भी 91st अमेंडमेंट से पास किया गया था। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी प्रोविजंस लिए हैं, एंड जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम आर्ट्स, साइंस, कल्चर, वो भी यहीं से लिए हैं। जापान से लिया है हमने सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस। ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं हमारी कंकरेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी से लिए हैं हमने हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस, और फ्रांस से लिया है हमने आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने प्रीएम्बल में भी पढ़े थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इसका मतलब इसके ऊपर लॉ बनाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट का ही होगा, कोई और स्टेट गवर्नमेंट या कोई और इस पे लॉ नहीं बनाएगा। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है कि इसके ऊपर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, बट अगर इमरजेंसी का कोई काम होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करा दिया जाता है तो सेंटर गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम इसके ऊपर भी काम कर सकता है। और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं, बट अगर किसी को प्रेफरेंस दी जाएगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को प्रेफरेंस स्टेट के लॉ से ज़्यादा दी जाएगी। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में आते हैं हमारे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट टेलीग्राफ, एयरवे, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड और हमारी करेंसी। स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री। कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं उसमें आता है एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, एडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। और जो ऐसे टॉपिक्स जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आते, उनको बोला जाता है रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर वो टॉपिक्स होते हैं या वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में ऐड नहीं किए जाते, जैसे कि साइबर लॉ। और रेजिडुअरी पावर किसके पास होती है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट? द मेजॉरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट मद्रास केस इन्वेंटेड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन दैट ही कैन एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ? आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते इन द ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म या प्रिंट वगैरह कैसे भी। टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और हमारे सिलेबस के लिए दोनों ही सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास टोटल पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है, बट वो अब 6 हो चुके हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट, और इसको अब एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A बना दिया गया है। आर्टिकल 12 में आती है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कंटेन्स, स्टेट वर्ड का मतलब जहाँ पे भी फंडामेंटल राइट में यूज होता है उसके अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एनी PSU और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल 13 के अंदर आती है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर होता है हमारा पहला फंडामेंटल राइट, जैसे दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 एक्सटेंड करता है। आर्टिकल 14 स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 के अंदर आता है इक्वल मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 17 के अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 के अंदर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से 22, जिसमें आर्टिकल 19 के अंदर 6 तरीके के फ्रीडम आपको दी गई हैं। इसको याद करने का तरीका SAARPM। S फॉर स्पीच, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, S फॉर स्पीच, A फॉर एसोसिएशन, देन असेंबली, रेजिडेंस, P फॉर प्रोफेशन एंड M फॉर मूवमेंट। ये 6 तरीके के राइट्स हमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट आपको जो भी प्रोटेक्शन मिलती है, 3 तरीके के इसमें प्रोविजंस होते हैं। पहला इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, मतलब जो आपने सज़ा जिस टाइम पे की है आपको उसी टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग वो सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि अब उसकी सज़ा बढ़ गई है, कम हो गई है। जिस टाइम पे जो लॉ हुआ था, क्राइम हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। नो डबल जेपर्डी, मतलब एक गुनाह की सिर्फ एक सज़ा होती है। आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक बार क्राइम करके आ गए और उसकी पनिशमेंट आपको 2 बार मिल गई, ऐसा कभी नहीं होता। एंड थर्ड इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब गवर्नमेंट आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर वाइड इंटरप्रिटेशन लेता है। इसके लिए भी एक केस बहुत फेमस है, दैट इज मेनका गांधी केस, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर किसी एक्ट के थ्रू आपकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं कर सकता। इसी के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट, जिससे एजुकेशन के प्रोविजन ऐड किए गए थे। आर्टिकल 21A से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। इसमें 2 तरीके की डिटेंशन होती हैं, पहला होता है प्यूनिटिव एंड सेकंड होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन होता है जब आपको कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिटेन किया जाए, और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जब आपके ऊपर सिर्फ शक है, सिर्फ सस्पिशन है, उस सस्पिशन के खिलाफ आपको डिटेन किया जाए ताकि आप कोई हरकत ना कर दो, उसको प्रिवेंट करने से पहले ही आपको डिटेन कर लिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, जिसमें आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। 24 इज चाइल्ड लेबर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। 25 होते हैं इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स और 26 होते हैं एक ग्रुप के रिलीजियस राइट्स। 27 के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा किसी भी रिलीजन को फेवर करने के लिए, बट हाँ एक फीस जरूर लेवाई कर सकता है वो रिलीजियस ग्रुप। आर्टिकल 28 इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के पैसों से चल रहा है कंप्लीटली, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, जिसके अंदर 2 टाइप की माइनॉरिटीज़ बताई गई हैं। एक है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज़ आर्टिकल नंबर 32, जिसके अंदर रिट्स आती हैं हमारी, और इस आर्टिकल को बोला जाता है द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट से रिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिट्स जो हैं वो हमारी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे इशू करता है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट के वायलेशन पे रिट्स को इशू कर सकता है। पहली रिट होती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, जिसमें अगर आपको इलीगली डिटेन किया जा रहा है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है या कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो आपको उसमें बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बिना आपको अगर किया गया तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू दी आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सेकंड होता है मैंडेमस। मैंडेमस का होता है टू परफॉर्म ड्यूटी, ठीक है, या फिर टू कमांड। इसका मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई लोअर कोर्ट अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट ये रिट इशू कर सकते हो, बट हाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ ये रिट इशू नहीं होती। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन एंड सर्टिलरी बहुत बच्चों को परेशान करता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें P स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन एंड C स्टैंड्स फॉर सर्टिलरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट केस ट्रांसफर हो जाए इन बिटवीन, मतलब अभी केस बंद नहीं हुआ, केस चलते चलते लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में केस अगर ट्रांसफर हो गया, दैट इज प्रिवेंशन, क्योंकि P पहले आ रहा है, और क्योर का C जो बाद में आ रहा है, इसका मतलब केस इज क्लोज्ड। केस क्लोज होने के बाद अगर लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट केस जाता है तो उसको सर्टिलरी कहा जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है छोटा सा। एंड लास्ट इज कोवरंटो। कोवरंटो होता है कि कोई ऐसा पब्लिक ऑफिस या कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर विच शुड बी परमानेंट इन कैरेक्टर एंड शुड बी सब्सटेंसिव वन। आप उसको चेक कर सकते हो कि भाई तू उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, बट हाँ ध्यान रखना मिनिस्ट्रियल ऑफिस नहीं होना चाहिए। किसी मिनिस्टर से पूछ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। Now, are there some exceptions to the fundamental rights? So yes, there are some exceptions. आर्टिकल 31A ये बोलता है कि जब गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन पे कोई लैंड को एक्वायर करती है, उस लैंड को मैनेज करने के लिए एक्विजिशन या उसका टेक केयर करने के लिए उस लैंड को लेती है, तो उसके लिए आर्टिकल 14 और 19 जो है वो हमारे वायलेट हो जाते हैं। बट अगर वायलेट हो गए तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप ये काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक गुड के लिए वो काम कर रहे हो और इंश्योर कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से मैनेज हो पा रही है। आर्टिकल 31 भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें ये कहा गया था कि 9 शेड्यूल के अंदर अगर आपने कोई चीज़ रख दी, 9 शेड्यूल के अंदर अगर आपने कोई चीज़ रख दी तो उसको कोर्ट जो है चैलेंज नहीं दे सकता। मतलब ये ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहा था किसी भी चीज़ को, तो गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठा रही थी। उन्होंने 9 शेड्यूल में कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर दी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थी, बट लेटर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट हटा दिया। अब 9 शेड्यूल के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। देन आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C ये बोलता है कि कुछ DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इनको वायलेट करना पड़ता है। बट इसका वायलेशन चलेगा जब तक DPSP के कुछ प्रोविजंस को हम लागू करवा रहे। क्यों? क्योंकि DPSP पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूँ तो फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड जो है वो एक DPSP है। उसमें क्या किया जाता है, जो पुअर सेक्शन सोसाइटी है या वुमेन है या जो हैंडीकैप्ड हैं उनको फ्री एड दी जाती है। तो इसका मतलब इक्वालिटी तो नहीं है, एक दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लीगल एड फ्री नहीं है, किसी सेक्शन को फ्री है, तो दैट मीन्स इक्वालिटी पे थोड़े से सवाल उठ सकते हैं। बट हाँ DPSP है, अच्छा काम है, तो वायलेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू DPSP इज नॉट करेक्ट? सो दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। नहीं, सिर्फ 2 ही फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 14 और 19 को, वो भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में। तो चेरिश द एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल इज अ प्रोविजन अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टॉकिंग अबाउट DPSP आर दी नोबल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो DPSP है ये 3 कैटेगरीज में डिसाइडेड है, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। सोशलिस्ट, ये वो DPSP हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। सेकंड इज गांधीयन, जो गांधी जी की फिलोसफी है। थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो एक मॉडर्न सोसाइटी की नीड है। सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, अब इसमें आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख रहे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। सो 38 में आता है वेलफेयर ऑफ स्टेट, 39 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, 39A में आता है फ्री लीगल एड, 41 इज वर्क प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42 इज जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, 43 में सिक्योर लिविंग एज, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, 47 में न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गांधीयन फिलोसफी में आता है पंचायती राज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एम्पावरमेंट ऑफ ST SC एंड OBCs, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ। लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा में इम्प्लीमेंट हो चुका है, दूसरा स्टेट जो है वो उत्तराखंड बनेगा जब यहाँ पे लागू हो जाएगा। चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इतने सारे आर्टिकल सुन के आप शायद थोड़े से डर गए होंगे, डरना नहीं है। अमेंडमेंट्स, ये ही सिर्फ आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर डीपीएसपी से कोई आर्टिकल पूछेगा तो वो यही आर्टिकल्स पूछता है। डीपीएसपी में 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला अमेंडमेंट था बाय 42nd अमेंडमेंट, जिससे 4 न्यू डीपीएसपीज वर एडेड। कौन कौन सी? आर्टिकल 39 दैट इज सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39A that is free legal aid, 43A participation of workers in the management, and 48A to protect and improve the environment. 44th amendment से एक DPSP ऐड हुई थी which is to minimize income inequality, article 38. 86th amendment जहाँ पे भी आपको दिखे एजुकेशन से रिलेटेड ही है और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत उसमें नहीं है। एंड 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था विच इज़ आर्टिकल 43B। तो यही डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पार्ट 4A आर्टिकल 51A में एडेड हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद ऐड की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। दीज ड्यूटीज़ आर इन द पार्ट 4A, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी आपको नहीं एनफोर्स हो रही है तो आप कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकते। दे आर हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑब्लिगेशन टू ऑल सिटीजन्स। ओरिजिनली दे वर 10 इन नंबर, पहले ये 10 थे, अब एक और जुड़ गया है। कौन सा वाला? एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, और इसका अमेंडमेंट 86 है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, चेरिश द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अपहोल्ड the sovereignty integrity of India, defend the country whenever needed, promote harmony and fraternity, value and preserve heritage of the country, protect and improve natural environment, so develop scientific temper and humanism, safeguard public property, strive towards excellence and education. Last one. Next question. Which of the following statement about national emergency is or are correct? So the correct answer is option number C, 1, 2 and 3. इसके सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। Which of the following is not mentioned as a form of emergency in the constitution? हमारे देश में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड नहीं की गई है? तो हमारे देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई भी इमरजेंसी नहीं है। 3 तरीके की इमरजेंसी है। कौन कौन सी? नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। सो नेशनल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 352, जिसमें इसको 3 बेसिस पे अप्लाई किया जाता है। द फर्स्ट बेसिस इज ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। आर्टिकल 358 एंड 359 प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी। आर्टिकल 358 और 359 जो है वो उन्हीं लॉज को इम्यूनिटी देता है या उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को इम्यूनिटी देता है जो उस नेशनल इमरजेंसी से रिलेट करते हैं या जो जिनको सस्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो फंडामेंटल राइट्स बिना सस्पेंड किए भी काम हो सकता था, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो। When the president proclaims emergency, it gets started but will continue for 6 months. जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो वो 6 महीने के लिए लगती है, और उस इमरजेंसी को लगाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास करना होता है। अदरवाइज इट विल कंटिन्यू फॉर ओनली अ मंथ। इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट और लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी, और अगर नेशनल इमरजेंसी को हटाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 1/4 मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को आर्म्ड रेबेलियन से चेंज कर दिया था। सिंपल मेजॉरिटी को स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज किया गया वाइल द प्रोक्लेमेशन लगाने के टाइम पे। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दो, 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। एंड जुडिशियल रिव्यू भी इसमें ऐड किया गया कि क्या कोई इमरजेंसी अपने पर्सनल प्रॉफिट या पॉलिटिक्स के लिए तो नहीं लगी। इट कैन अप्लाई टिल इनफाइनाइट टाइम बट आफ्टर एवरी 6 months इट इज रिव्यूड। हर 6 महीने बाद इसको रिव्यू किया जाता है एंड स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको पास करना होता है। टॉकिंग अबाउट स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 356, जिसमें
हर स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है। अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो गया, दंगे हो गए या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया जाता है। दूसरा एक और प्रोसीजर होता है विच इज़ 365, जिसमें ये कहा जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, अदरवाइज स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है। एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे भी स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। इट कैन बी अप्लाइड फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर 3 साल अगर लगती है तो 3 साल के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड है, और हर 6 महीने बाद इसको रिव्यू किया जाता है, और इसको पास करने के लिए ओनली सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको इसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो उसके पीछे 2 ही रीजंस होने चाहिए, या तो उस एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर उस स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट करवाना अभी मुश्किल है। अगर इन दोनों में से कोई भी रीज़न नहीं है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है और नए इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। जो स्टेट इमरजेंसी होती है इसका फंडामेंटल राइट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फंडामेंटल राइट इस केस में सस्पेंड बहुत कम किए जाते हैं। प्रेसिडेंट एट एनी टाइम कैन रिवोक दी इमरजेंसी, एंड सबसे पहली इमरजेंसी पंजाब में लगी थी। टॉकिंग अबाउट द थर्ड इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश में कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तो उस वजह से लगाई जाती है। हर विद इन 2 months इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, एंड इसका कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये इमरजेंसी थोड़ी सी खतरनाक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंस को या तो रिड्यूस कर दिया जाता है या कंप्लीटली रोक दिया जाता है, ताकि एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज किया जा सके। प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमिंग इशू टू एन एंड। अब इसको फटाफट से साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 56, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। प्रेसिडेंट रूल: फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और इसका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ध्यान रखना। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए विद इन 2 months। रिवोकेशन: या तो प्रेसिडेंट हटा दे या लोकसभा रिजोल्यूशन पास कर दे बाया सिंपल मेजॉरिटी। और स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ COM। इम्प्लीमेंटेशन: नेशनल इमरजेंसी 62, 71 और 75 में 3 बार लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल ऑलमोस्ट 100+ टाइम्स लग चुका है इंडिया में, और हम फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी और आगे भी ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सो सेकंड स्टेटमेंट, मनी बिल डोंट नीड एनी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना तो मनी बिल आ ही नहीं सकता। इफ यू वांट मनी बिल टू बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन पहले चाहिए होती है। नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेंडमेंट बिल इज नॉट करेक्ट? सो अ जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजॉर्टेड। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल पे कभी नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकंड के लिए एप्लीकेबल होता है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करता है? हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज और आर करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर बी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे आर्टिकल नंबर 368 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 368 में से 2 तरीके की ही अमेंडमेंट गिवन है। एक जो स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकती है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और दूसरा है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी वाला जो बिल है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो वाला बिल जो है वो आर्टिकल 368 में नहीं मेंशन है। मतलब जो चीज़ों के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह लाके पास करवा सकते हो। एग्जाम्पल, नया स्टेट बनाना है, जजेस का नंबर चेंज करना है, सिटीजनशिप में कोई चेंजेस लाने, तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्ड नहीं है।
स्पेशल मेजॉरिटी वाले वो बिल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको चेंज करना आसान नहीं होना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। और रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स वाले वो बिल होते हैं जिसमें आप फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करते हो। जब आप सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप को चेंज करेंगे तो आपको 50% स्टेट्स की भी यस चाहिए, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिवीजन ऑफ पावर। जैसे जो जीएसटी का जब बिल पास हुआ था तो उसमें रेटिफिकेशन वाले प्रोसेस से इस बिल को पास कराया गया था। क्यों? क्योंकि इसने सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेशन के रिलेशंस को चेंज किया था। टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, सो 10th अमेंडमेंट 1961 से दादर नागर हवेली को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। 12th अमेंडमेंट 1962 से गोवा, दमन एंड दीव को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। देन बाय 13th अमेंडमेंट 1962 नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 371A। 21st अमेंडमेंट से हमने सिंधी को, ये मैंने लैंग्वेज में भी आपको बताया था, सिंधी को ऐड किया था 8th शेड्यूल से। वहाँ पे मैंने आपको दो और बताए थे, एक 71st भी बताया था और एक 97। ये दो अमेंडमेंट मैंने आपको और बताए थे। 24th अमेंडमेंट से हमने प्रेसिडेंट का अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को मैंडेटरी कर दिया था। इसका मतलब ये कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, टू गिव एसेंट। वो सिर्फ उस बिल को यस ही बोल सकता है, वो ना तो उसके ऊपर कोई वीटो लगाएगा, ना उसको पॉकेट वीटो लगाएगा, ना एब्सोल्यूट वीटो, ना ही सस्पेंसिव वीटो। उसको हाँ ही बोलनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। देन बाय 36th अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एलिवेटेड टू द स्टेट ऑफ इंडिया। 52nd अमेंडमेंट, आई होप आप सब लोगों ने आंसर किया होगा, इससे हमने एंटी डिफेक्शन को ऐड किया था। 61st अमेंडमेंट से हमने हमारी वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया। देन बाय 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर एडेड। 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटी के प्रोविजंस ऐड किए गए थे। 101 अमेंडमेंट 101 रुपए का शगन किया था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और 102nd अमेंडमेंट किया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो हमारे आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है, बट जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? मान लीजिए आपका जो घर है, आपका घर कुछ पिलर्स पे टिका होता है, नींव होती है। वो पिलर्स क्यों होते हैं? ताकि आपका घर गिरे ना, है ना। तो अगर आप किसी एक पिलर को हटा देंगे या किसी दो पिलर को हटा देंगे तो आपका घर गिर सकता है, बड़ी ही आसानी से गिर जाएगा, हवा चलते ही गिर जाएगा। ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है। ये वो पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको हम कभी हटा नहीं सकते। मतलब अगर बेसिक स्ट्रक्चर हटा दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसके अंदर वो प्रोविजंस को ऐड किया जाता है विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। इनको आप अमेंड कर ही नहीं सकते, चाहे कोई सा भी बिल ले आओ। इसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स हुई थी। जैसे शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था 1965 में कि भैया गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है कैसे भी। बट गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि 24th अमेंडमेंट लाया गया जिसमें प्रेसिडेंट को यस बोलना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। देन आया लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती केस। इसमें दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या। देन इन द इंदिरा नेहरू गांधी केस रीअफर्मेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से रीअफर्म किया गया। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते हैं। विद टाइम जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है उसको बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर देते हैं। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, separation of powers between legislature, executive and judiciary, federal structure, unity and integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity and parliamentary system। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम क्या, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पावर में आ जाए वो इसको हटा नहीं सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement about public accounts committee is correct? So the correct option is option number C. A given member of the committee is given a term for 1 year. Talking about some committees of the parliament, 3 committees हैं which is the public account committees, estimate committee and public undertaking committee.
पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओरिजिन 1921 में हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कहा जाता है। एस्टीमेट कमेटी 1921 एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी 1964 में बनाई गई थी। कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में? 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की यही होती है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं एंड ऑल ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का सेम है, 22 मेंबर, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? इनके लिए भी वोटिंग कराई जाती है राज्यसभा और लोकसभा में। वो अपने में से ही मेंबर्स को वोट करके इन कमिटीज में रिस्पेक्टिवली भेजते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो इन कमिटीज का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। टेन्योर इज फॉर 1 ईयर। चेयरमैन कौन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एंड ही इज जनरली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन भी स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन भी स्पीकर अपॉइंट करता है और वो चेयरमैन सिर्फ लोकसभा से ही होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकता है एज लॉन्ग एज ही इज फ्रॉम द ऑपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रेसिडेंट के कुछ प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें से भी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 52 जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, देन 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसेस कैसा होता है, देन डायरेक्टली आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, जिसमें वो डेथ पेनल्टी एंड कोर्ट मार्शल के लिए भी पार्डन कर सकता है। ये पावर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। देन 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 75 अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड आर्टिकल 78 डिफाइंस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस का भी एक आर्टिकल होता है विच इज आर्टिकल 123 फॉर प्रेसिडेंट एंड 213 फॉर गवर्नर। इलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको इसमें हिस्सा नहीं मिलता। व्हाट इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? वीटो पावर का मतलब होता है कि ना बोलने के तरीके। ठीक है, नो कैसे बोलेगा प्रेसिडेंट? उसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि प्रेसिडेंट ने कंप्लीटली नो बोल दिया कि भैया ये बिल पास नहीं हो सकता। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि जब एक बिल पहली बार प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने उन्हें बोल दिया कि रिकंसिडर करके आओ, इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करके आओ, और जब वो बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा फॉर द सेकेंड टाइम तो प्रेसिडेंट को येस बोलना ही पड़ता है। एंड थर्ड इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया और वो भूल गया उसके ऊपर एक्शन लेना, उसकी पॉकेट में पड़ा ही वो बिल लैप्स हो गया। ये एक बार हुआ था हमारे पोस्टल बिल में विच वॉज डन बाय ज्ञानी जैल सिंह। टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पोजीशन क्या होती है? ही इज द नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड का मतलब होता है ऑन पेपर, मतलब इंडिया में जो भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होगा। अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, पावर्स एग्जीक्यूट होंगी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। बट ऑन रियलिटी पावर किसके पास होती है? ऑन रियलिटी पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। गवर्नर, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड और गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? इंडियन सिटीजन, 35 ईयर्स की एज, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए एलिजिबल, एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। गवर्नर बनने के लिए सिटीजन और 35 साल की एज। रिमूवल प्रोसेस के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना होता है और गवर्नर का रिमूवल तो प्रेसिडेंट ही करता है। वीटो पावर जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर एब्सोल्यूट तीनों वीटो लग सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कोई वीटो नहीं लगती, यस बोलना ही पड़ता है।
और मनी बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो ही लगती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा छुट्टी पर हो या वो काम नहीं कर रहे हैं और उस टाइम कोई इमरजेंसी आ गई, तो प्रेसिडेंट कैन मेक टेम्पररी लॉज, टेम्पररी लॉ बना सकता है उस इमरजेंसी को कोप अप करने के लिए। पर वो जो लॉ होना चाहिए वो पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट की जो पावर है उसके को एक्सटेंसिव होना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट की पावर से सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस आया और इन्होंने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सेम गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स के इक्वल होना चाहिए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब ऑर्डिनेंस आती है उसको कितने टाइम पीरियड में पास करना होता है। टाइम पीरियड टू पास द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए कितना टाइम पीरियड मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देन पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर होती है कोर्ट मार्शल, डेथ पेनल्टी पे अगर, या फिर कोई यूनियन लॉ अगर तोड़ा है, इन तीनों बेसिस में अगर आपको कंप्लीट पार्डन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकता है। टॉकिंग अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ग्राउंड है दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया होना चाहिए। और अगर ये किया है तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले आइदर लोकसभा राज्यसभा दोनों में आप ये बिल पास करा सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि लोकसभा में आया तो लोकसभा में इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 14 डेज का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। और उसमें आपको रेजोल्यूशन पास कराना होता है बाय 1/4 मेंबर, ठीक है। 1/4 मेंबर से आपको रेजोल्यूशन पास कराना है। और जब आपने रेजोल्यूशन पास करा दिया उसके बाद प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट है। फिर लोकसभा में क्या होगी, मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगे और फिर उस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी। और वोटिंग में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए विच इज़ द स्पेशल मेजोरिटी। और अगर लोकसभा ने 2/3 मेजोरिटी से बिल पास कर दिया दैट बिल विल गो टू राज्यसभा। फिर राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन करेगा, चार्जेस इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर उन्हें भी चार्जेस सही लगे तो राज्यसभा भी 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास करेगा। एंड जिस दिन वो राज्यसभा से भी बिल पास हो गया द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। और इस प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। अभी आपने वोटिंग की होगी थोड़े टाइम पहले ही लोकसभा की। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो आपने अपने स्टेट में एमएलएज इलेक्ट किए होंगे वो अपने में से ही कुछ मेंबर्स को राज्यसभा में भेज देते हैं। द पीरियड ऑफ लोकसभा इज 5 years फिक्स होता है और राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। इसके हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 है, फिलहाल 552 है और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। जो मनी बिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे, मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर मनी बिल में नहीं होती। लोकसभा इज मोर पावरफुल, राज्यसभा इज लेस पावरफुल। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सो द करेक्ट, a censure motion cannot be moved against entire council of ministers, ठीक है, it can be moved. Next question, any question pertaining to the disqualification of Lok Sabha is decided by, अगर किसी MP को जो कि लोकसभा का MP है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो वो डिसीजन फाइनल किसका होता है, जो लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है। एंड राज्यसभा के केस में कौन डिसाइड करता है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। टॉकिंग अबाउट स्पीकर एंड द चेयरमैन, ये दोनों ही हाउस को प्रिसाइड करते हैं। चेयरमैन की एक खासियत क्या होती है, जो भी इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बनता है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब होता है ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन, मतलब आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो राज्यसभा के चेयरमैन आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे बिना कोई इलेक्शन जीते। स्पीकर जो होता है उसको इलेक्ट किया जाता है, लोकसभा में आपस में लोग वोटिंग करके एक बंदे को स्पीकर बना देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। He she maintains the order and decorum of the house. He she is the final interpreter of the rules. He she can vote only in the case of to resolve deadlock. मान लीजिए डेडलॉक हो गया, 50-50 पे वोट फंस गया और इस वोट को अब आपको डिसाइड करना है
तो वो जो डिसाइडिंग वोट होता है वो किसका होता है, वो स्पीकर का होता है। ही शी कैन डिसाइड एंड सर्टिफाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। वो बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करते हैं, अगेन हमारे स्पीकर। ही शी प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। और समन कौन करता है, जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। ही रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा अनलेस ही रिजाइन्स by giving the resignation to deputy speaker or ceases to be a member of when he is removed. Chairman, he is not a member of Rajya Sabha unlike speaker. वो राज्य सभा के मेंबर नहीं होते। इनका काम भी होता है हाउस में डेकोरम मेंटेन करना, स्पीकर के रिलेटेड ही सारे काम ये करते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल वाली पावर इनके पास नहीं होती। He she can be removed from his office only when he is removed from the post of vice president. अब बात की जाए पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं थ्रू आउट द ईयर। पहला सेशन होता है बजट सेशन विच इज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, और ये सेशन फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का आर्टिकल क्या है, व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ बजट। मॉनसून सेशन, इट इज कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, और इसमें पब्लिक मैटर जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं पब्लिक मैटर के ऊपर डिस्कशन की जाती है। एंड विंटर सेशन सिर्फ जनवरी टू दिसंबर का होता है, और दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द ईयर। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल 4 तरीके के बिल होते हैं। ऑर्डिनरी बिल जिसमें पैसों से रिलेटेड, पैसों के अलावा जो भी दूसरे बिल हैं वो ऑर्डिनरी बिल में आते हैं। मनी बिल में कौन से प्रोविजन आते हैं, जिसमें टैक्सेशन की पॉलिसी हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, मनी एंड बोरोइंग का काम हो, या फिर जो गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं। गवर्नमेंट अकाउंट जो 3 तरीके के होते हैं, कंटिजेंसी, कंसोलिडेटेड एंड पब्लिक अकाउंट, उसमें कोई पैसों की लेन देन करनी है तो उसके लिए मनी बिल लाया जाता है अंडर आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल 2 कैटेगरी के होते हैं अंडर आर्टिकल 117, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड। फोर्थ बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368, जो कि हमने पढ़ा है। अब इसके कुछ प्रोविजंस अगर हम देखें, ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आता है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट सिर्फ लोकसभा में आता है। फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है वो दोनों हाउसेज में आ सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकता है। इंट्रोड्यूस कौन करता है, या तो मिनिस्टर कर सकता है या प्राइवेट मेंबर कर सकता है। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर करता है। मिनिस्टर का मतलब होता है जो कैबिनेट में है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है। फाइनेंशियल बिल मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों ला सकते हैं। सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का भी केस है। प्रेसिडेंट की परमिशन ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए, मनी बिल में चाहिए, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में चाहिए, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल में अमेंडमेंट कर सकता है, मनी बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी अमेंडमेंट कर सकता है। जॉइंट सिटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल में होता है। प्रेसिडेंट का रोल ऑर्डिनरी बिल के लिए वो या तो रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या रिकंसिडर कर सकता है। मनी बिल को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर सकता है, रिकंसिडर नहीं कर सकते। फाइनेंशियल बिल के लिए भी तीनों चॉइसेस अवेलेबल हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो सिर्फ एक ही चॉइस अवेलेबल है कि भैया यस ही बोलना है। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होता है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स एंड वोटिंग। मतलब उस दिन मान लीजिए 250 बंदे आए तो 250 बंदे में से 50% वोटिंग, मतलब अगर 126 वोट पड़ गए तो सिंपल है, बिल पास हो गया। सेकेंड टाइप की जो मेजोरिटी होती है दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50%। मान लीजिए 550 है लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ लेट्स से, तो इसका अगर आप 50% प्लस निकालेंगे तो आपको करीबन 271 का नंबर क्रॉस करना पड़ेगा, और इसी को टोटल मेजोरिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए ही जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कोई भी सरकार जब बनती है, उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही चाहिए होती है, चाहे वो सिंगल पार्टी बने या फिर वो कोएलिशन से एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाए। एंड व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? मान लीजिए 250 मेंबर्स ही प्रेजेंट है 550 में से, इन 250 का जब आप 2/3 निकालेंगे तो आपके पास स्पेशल मेजोरिटी आ जाएगी। एंड एक होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में वेकेंट सीट्स को माइनस कर दिया जाता है। जैसे मान लो 550 में से 300 बंदे एब्सेंट है, तो सिर्फ 250 बंदे जो आए, इन 250 मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी निकाली जाएगी,
तब जाके इफेक्टिव मेजॉरिटी आती है। गवर्नमेंट फंड्स की मैं बात कर रहा था। जब भी बजट पास होता है तो दो बिल आते हैं, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल और एक होता है फाइनेंशियल बिल। अप्रोप्रिएशन बिल वो होता है जब गवर्नमेंट की तिजोरी से पैसा खर्च करना होता है। जब गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना होता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, विच इज आर्टिकल 114 फॉर सेंटर एंड 266 फॉर, ठीक है, जिस 266 क्या है, कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल है। और जब गवर्नमेंट को अपनी जेब में पैसा डालना होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 265 पास किया जाता है। टॉकिंग अबाउट द मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के कुछ फॉलोइंग मोशंस हैं। पहला है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है कि जो हाउस में लोग हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर, ठीक है। इस मोशन को लाने के लिए आपको स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है। इसमें क्या होता है, बाकी सारा काम रोक दिया जाता है और जो मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। देन होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। मान लीजिए कोई एमपी है और उसको रेल मिनिस्टर से पूछना है कि ट्रेन एक्सीडेंट इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो वो उस रेल मिनिस्टर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये मोशन ला सकता है, जिसमें फिर उस मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है मोशन ऑफ थैंक्स। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जब नई गवर्नमेंट बनती है या जो साल का पहला सेशन होता है उसमें कुछ प्रोविजंस बताते हैं, कुछ सरकार को बताते हैं कि आपको ये काम करना है, उनको रोड मैप देते हैं। उस मोशन को पास करने के लिए पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोशन ऑफ थैंक्स लाता है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट आता है और इसमें ये बोला जाता है कि आपके पास अब सरकार चलाने के लिए मेजॉरिटी नहीं है और अगर ये मोशन पास हो गया तो नए इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं पूरे देश में। नेक्स्ट इज सेंश्योर मोशन। सेंश्योर मोशन होता है कि अगर किसी एमपी ने कोई बहुत ज़्यादा फाउल लैंग्वेज यूज़ कर लिया, कोई ऐसी हरकत कर ली जो बहुत ज़्यादा गलत है, तो उस एमपी के अगेंस्ट सेंश्योर मोशन लाया जाता है। सो द नेक्स्ट मोशन इज प्रिविलेज मोशन। इस मोशन में मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर, वो ये चेक करने के लिए कि यार ये जो मेंबर है ये बहुत ज़्यादा उत्पाद मचा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कर रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके प्रिविलेजेस को चेक करने के लिए प्रिविलेज मोशन पास किया जाता है। Then next is cut motion, a motion that seeks the reduction in the amount of a demand presented by the government. पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं? पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, लॉ मेकिंग का काम है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम है। फाइनेंशियल फंक्शंस है, बजट पास करते हैं, मनी बिल लेके आते हैं। इलेक्ट्रल फंक्शंस का काम है, रिमूवल का काम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आपके प्रेसिडेंट के रिमूवल को का प्रोसेस फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं और कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें रिपोर्ट्स देखते हैं यूपीएससी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर सी, रिमूवल ऑफ जजेस इज डन बाय सिंपल मेजॉरिटी। नहीं, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ही रिमूवल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज नॉट करेक्ट? सो ए, अ मोशन एड्रेस बाय पार्लियामेंट 100 members of both the houses, नहीं, 100 members of लोक सभा एंड 50 members of राज्यसभा, ठीक है, इसलिए पास होता है। Which of the following statement regarding the power of High Court is not correct under Article 226? So the correct answer is option number C. They can derogate the Supreme Court power. नहीं, Supreme Court की पावर को ये कभी भी curtail नहीं कर सकते। Talking about the judges of Supreme Court and High Court, Supreme Court के जज की क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 5 साल तक जज ऑफ अ हाई कोर्ट में जज, और 10 साल तक हाई कोर्ट में लॉयर आप होने चाहिए। और तीसरा, यू शुड बी अ एक्सटिंग्विश जूरिस्ट। या तो आप एक्सटिंग्विश जूरिस्ट का मतलब, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब होता है आपको लॉ की एक्सेप्शनल नॉलेज है इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको प्रमोट या ट्रांसफर नहीं किया जाता और इनके रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस पे इनकी बैन लग जाता है। आर्टिकल 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ 65। टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशंस ऑफ अ हाई कोर्ट जज, उसके लिए भी आपको सिटीजन होना जरूरी है। आप या तो पूरे इंडिया में कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करके रखिए 10 साल तक, या फिर आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं 10 साल।
जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, या फिर आप उनको सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अ हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब आप हाई कोर्ट के जज है तो आप उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 214 टू 231 जो है वो हाई कोर्ट के आर्टिकल्स को डील करता है। और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो 62 की एज पे आके रिटायर हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन से केसेस में? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि केस सबसे पहली बार ओपन ही सुप्रीम कोर्ट में हुआ, पहली सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट में हुई। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ लड़ पड़ी, या दो स्टेट आपस में लड़ पड़े, तो वो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। और दूसरा, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सेकेंड इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब होता है बाई वे ऑफ अपील, मतलब आप लोअर कोर्ट की अपील सुन के उसके खिलाफ बड़े कोर्ट में गए हैं। तो अगर लोअर कोर्ट से आप खुश नहीं हैं, तो उसकी हाई कोर्ट की सुनवाई से खुश नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब होता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से किसी केस के ऊपर नॉलेज लेने के लिए बोला है कि आप मुझे एडवाइस करो, तो सुप्रीम कोर्ट उनको लीगल एडवाइस दे सकता है। एंड नेक्स्ट इज द रिव्यू ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। जुडिशियल रिव्यू आता है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि जो सरकार कोई ऐसा लॉ अगर बना रही है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है और बोल सकता है कि आप ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस कैसे होता है? इनके लिए जो ग्राउंड है, दो ग्राउंड है। पहला मिसबिहेवियर और दूसरा इनकेपेसिटी। अगर ये दो चीजें ये कर दी तभी आप इनके खिलाफ रिमूवल प्रोसेस लेकर आ सकते हैं। रिमूवल प्रोसेस किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। जिस हाउस में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है 100 चाहिए लोकसभा के और 50 मेंबर चाहिए राज्यसभा के, तभी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। जब इन मेंबर्स ने साइन कर दिया तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है और वो इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन अगर वो चार्जेस सही निकले तो लोकसभा में या राज्यसभा में जिस भी हाउस में पहले आया वहां पे 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। और अगर यहाँ पे 2/3 से पास हो गया तो वो बिल जाएगा राज्यसभा के पास, वो रिजोल्यूशन राज्यसभा के पास जाएगा। फिर राज्यसभा क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करके फिर से 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास करेगा। और जिस दिन ये दोनों हाउसेस ने बिल को पास कर दिया, प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव कर देगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। टॉकिंग अबाउट सम ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल दो तरीके की होती हैं। एक होती है 323A के अंदर और एक होती है 323B में। 323A के अंदर वो ट्रिब्यूनल होती हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। अगर उनको कोई कंप्लेंट करनी है, उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। It educates and disputes complaint with respect to the recruitment and conditions of service of person appointed to public service post in connection with affairs of union and state। चाहे आप केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो आपकी जो ग्रीवेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सुनेगा। और इसके अलावा कोई अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आती हैं 323B के अंदर। स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। मान लीजिए आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खुला है। आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो उसके लिए कोई अलग से ट्रिब्यूनल खुला है, रेंट वगैरह, ठीक है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है या टैक्सेशन के लिए कोई ट्रिब्यूनल है तो वो अलग से खुला है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict that right to privacy is a fundamental right? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस KS पुट्टस्वामी। Next question, the fundamental rights enshrined in part 3rd of the Constitution are inherent and cannot be extinguished by any provision। फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्रोविजन से हटाया नहीं जा सकता। ये कौन से केस ने कहा था? ये कहा था आपके गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। तो एक बार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास।
इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर वर्डिक्ट दी गई थी। देन नेक्स्ट केस आता है बेरूबरी यूनियन केस इन 1960। इसमें पार्लियामेंट की पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की भैया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। देन केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन इन्होंने दिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई थी। देन डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द पावर्स ऑफ गवर्नर। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन, जो ओबीसी का कोटा है इन दी गवर्नमेंट जॉब्स, वो इसने रिव्यू किया था। जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट, तो इसका आंसर निकल के आया था यस, इट इज अ फंडामेंटल राइट। देन नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इज होमोसेक्सुअलिटी अ क्राइम, तो आपने सुना होगा होमोसेक्सुअलिटी को सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है, वो अभी भी अलाउड इंडिया में नहीं है। एससी वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, इसमें सीक्रेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे सवाल उठाए गए थे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993. Who among the following is not a part of the governing council of नीति आयोग? तो नीति आयोग प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नीति आयोग में नहीं होता है। इसी एक चार्ट से आप पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिवाइज कर सकते हो। कौन सी हेडिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है? कॉम्पोजिशन के ऊपर, अपॉइंट कौन करता है, टेन्योर कितना होता है और उसका रिमूवल। इलेक्शन कमीशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स। और इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। टर्म 6 ईयर और 65 ईयर्स, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह रिमूव किया जाता है, या फिर इनको विजिलेंस कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी इनके केसेस चलते हैं। और लास्ट में प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। जो यूपीएससी का जो रिमूवल होता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है, और जो सलाह सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देता है इन द केस ऑफ रिमूवल, दैट एडवाइस इज बाइंडिंग। देन एसपीएससी का केस थोड़ा सा अलग है। एसपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। तो अपॉइंटेड बाय गवर्नर, टर्म इनका 6 ईयर एंड 62 ईयर्स होता है। एंड इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जैसे एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा, दैट एडवाइस इज बाइंडिंग। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? इसके चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर SC STs के चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज अ सिंगल मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिमूव्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट जज। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76 ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का लॉयर होता है अटॉर्नी जनरल, और इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। क्या? ही कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट वो वोट नहीं कर सकते वहां पर। इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं। देन एडवोकेट जनरल होता है लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ही रिमूव करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, टर्म 3 ईयर और 70 ईयर्स, और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस फॉर म्यूनिसिपैलिटी। अर्बन पंचायत नाम की कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी इंडिया में मेंशन्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिलेशन टू दी पंचायत? सो ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 आर करेक्ट। पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 243 दैट इज डेफिनेशन, 243A ग्राम सभा, 243D रिजर्वेशन, ये आपसे पूछा भी जा चुका है, 243F डिस्क्वालिफिकेशन, देन 243I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एंड 243K इलेक्शन ऑफ पंचायत। सो जो रिजर्वेशन है वो 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होता है, एक SC ST का और एक होता है वुमेन्स का। जो ST SC का रिजर्वेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन एट ऑल 3 लेवल्स। और वुमेन का रिजर्वेशन भी 1/3 फिक्स किया गया है एट ऑल 3 लेवल्स। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट था जिसने पहली बार ये प्रोविजन को लागू किया था,
और बिहार ऐसा स्टेट है जो 50% रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करता है। अब जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो पंचायती का जो एक्ट है, ये कुछ स्टेट्स में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन और शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं वहाँ पे मॉडिफिकेशन के थ्रू लगाया जाता है, जिसको पैसा एक्ट बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसमें मॉडिफिकेशन क्या होती है, जो ग्राम सभा होती है ना इन एरियाज की, इट इज पावरफुल। ग्राम सभा के पास खतरनाक पावर होती है, मतलब उनकी परमिशन के बिना आप इन एरियाज में कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, इसके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला 243P, देन 243Q, देन 243T दैट इज द रिजर्वेशन, 243V डिस्क्वालिफिकेशन, 243Y दैट इज फाइनेंस कमीशन। और इंडिया में अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट कितने फॉर्म की होती है? 6 तरीके की अर्बन लोकल गवर्नमेंट बताई गई है। पहला होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में आप लोग नगर निगम बोलते हैं, और ये उन सिटीज में होता है जिनकी पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका छोटा वर्जन होता है म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। ये उन स्मॉलर सिटीज और टाउन में होता है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है। थर्ड इज नोटिफाइड एरिया कमेटी, जिसको नगर पंचायत बोला जाता है। ये उन एरियाज में होती है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट इज टाउन एरिया कमेटी, स्मॉल टाउन विद लिमिटेड सिविक फंक्शन, जैसे आपने टाउनशिप्स सुनी होगी, जिसके अंदर ही सोसाइटीज़ के अंदर स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल एरिया होता है, प्लेइंग गार्डन्स होते हैं, उनको टाउन एरिया कमेटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड होपफुली आप लोगों की फ्यूचर रहने की जगह, यहाँ पे जो मिलिट्री एरिया में जो सिविल पॉपुलेशन होती है उसकी मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पोर्ट ट्रस्ट, जो इंडिया में पोर्ट सिटीज हैं, पोर्ट एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। सो विद दैट वी हैव कंक्लूडेड विद द रिविजन ऑफ पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज किए हैं फ्रॉम माई साइड and from inside SSB family. I wish you all the very best for your upcoming NDA and CDS examination. एग्जाम को फोड़ के आना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Till then, take care. जय हिंद।